हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्लास नंबर 13 है और आने वाले एग्जाम पशु परिचर भर्ती के जो बी पार्ट है 45 नंबर के लिए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या फर्स्ट, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं तपेदिक, एफएमडी, एंथ्रैक्स, उपयुक्त सभी। तो जल प्रदूषण से तपेदिक, एफएमडी और एंथ्रैक्स सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। पशु की आयु ज्ञात की जाती है पूंछ की लंबाई से, दुग्ध उत्पादन से, शरीर के आकार से, दांतों की संख्या से। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगर किसी पशु की आपको आयु ज्ञात करनी है तो दांतों की संख्या से आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि दांत होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? सुअर, भेड़, खरगोश, बकरी। तो विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी, मारवाड़ी, सिरोही, बारबरी। तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी है। इसे जमुनापारी नाम क्यों रखा? क्योंकि यमुना नदी के आसपास इसका उत्पत्ति स्थान है। कहाँ पर? यमुना नदी। इसका उत्पत्ति स्थान होने के कारण इसको जमुनापारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ में याद रखना, जो सिरोही नस्ल है इसकी जो कमर होती है वो एकदम झोल खाती हुई धनुषाकार दिखती है। तो आपको पूछ सकते हैं धनुषाकार या झोल खाती हुई कमर किसकी बकरी की नस्ल की विशेषता है? तो इस सिरोही बकरी की विशेषता है धनुषाकार। बारबरी को शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार बना हुआ शहरी बकरी का, इसलिए याद रखना। बकरी। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खुरपका मुंहपका रोग किससे होता है? ये विषाणु जनित रोग है। इसकी एक वायरस होता है पिको वायरस। कौन सा? पिको वायरस। पिको वायरस की टोटल 7 जातियों से खुरपका मुंहपका रोग होता है। उसमें से भारत में 3 जातियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? भारत में मुख्य रूप से 3 जातियाँ हैं, ए, ओ और सी। इनसे भारत में खुरपका मुंहपका रोग होता है। इसके साथ में आप याद रख सकते हो, इसके कुछ उपनाम है। एप्थस ज्वर। कौन सा? एप्थस ज्वर। इसको एप्थस ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। मैलिग्नेंट एफ्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? मैलिग्नेंट एफ्था। ये इसके उपनाम है सब। हो सकता है आपको ऑप्शन में खुरपका मुंहपका न देके यही उपनाम इसको देके, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। इसको पका या खंगवा के उपनाम से भी जाना जाता है। खंगवा। गाय की दुधारू नस्ल है। आपको इस 4 ऑप्शन में से गाय की दुधारू नस्लों को पहचानना है। नागौरी, खिल्लारी, गिर, करनाल। तो गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, गिर नस्ल दुधारू नस्ल है। इसके साथ में याद रखना, ये कहाँ राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? तो अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास में। कहाँ पर? अजमेर और भीलवाड़ा बहुतायत में पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान अगर पूछे, गिर के जंगल, गुजरात हो जाएगा। ये नागौरी नस्ल अच्छी बहारवाग नस्ल है। सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल नागौरी नस्ल है। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशु को पालने का क्या उद्देश्य है वो बताना। वस्त्र प्राप्ति, बोझा ढोना, भोजन प्राप्ति, सवारी करना। तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशु को पालने का उद्देश्य क्या था? भोजन प्राप्ति के लिए उनको पाला जाता था। भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 40%, 50%, 55% या 69 से 70%, 70% के आसपास। सो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। भारत की जनसंख्या 70% के आसपास कृषि पर निर्भर करती है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर या दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, इज्जतनगर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चूजों में रानीखेत बीमारी से
बचाव का आरंभिक टीकाकरण आयु पर किया जाता है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 माह, 1 वर्ष। तो चूजों की जो रानीखेत बीमारी अगर बचाव के लिए कब टीका किया जाता है? 1 दिन के पशु जो उसका बच्चा है उसमें ही किया जाता है। इसके साथ में नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो जो नर ऊँट है वो 5 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। गाय के साधारणतः ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6, 6.0 से 6.3, 6.7 से 7.0, 7.0 से 7.5। तो गाय का जो कि ताज़ा दूध है तो उसका पीएच मान कितना रहता है? वो 6.4 से 6.6 के बीच में रहता है, यानी कि हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय। जब पीएच मान 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, याद रखना, और कम होगा तो अम्लीय। कुक्कुट की रानीखेत व्याधि द्वारा जनित है। जो कुक्कुट की रानीखेत बीमारी है वो किसके द्वारा होती है वो बताना है। जीवाणु, कवक, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा? वायरस जनित है, विषाणुकृत बीमारी है। ये किसके कारण होती है? तो याद रखना, ये पैरामिक्सो वायरस के से होती है। किससे? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस से होती है। आइसलैंड रेड प्रतिवर्ष अंडे देती है। आइसलैंड रेड ये किसकी है? ये मुर्गी की नस्ल है। तो ये प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है ये बताना। 80 अंडे, 70 अंडे, 90 अंडे या 240 अंडे। तो आइसलैंड ये रेड प्रतिवर्ष लगभग 240 के अंडे के आसपास दे सकती है। अभी याद रखना, ये ऑप्शन में डिपेंड करेगा कैसा है। ये लगभग आइसलैंड जो रेड है ये 200 से 300 के बीच में प्रतिवर्ष अंडे दे सकती है। तो इस बीच में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। अंडे देने वाली मुर्गियों के आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 10 से 12%, 18 से 20%, 25 से 40% या 5 से 10%। तो अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा, बी ऑप्शन राइट रहेगा, 18 से 20% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। भेड़ के समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है? कवरिंग, कपलिंग, टपिंग, सर्विंग। तो भेड़ के समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? टपिंग कहा जाता है। अभी कवरिंग घोड़े की समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? कवरिंग कहते हैं। याद रखना, घोड़े की। ये कपलिंग याद रखना, सुअर। किसमें? सुअर के समागम की क्रिया क्या कहलाती है? कपलिंग कहलाती है। इसके साथ में याद रखना, गाय, भैंस, बकरी या आपको मुर्गी के पूछ ले, इन सब की समागम की क्रिया, मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। चारों की, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी की। जाफराबादी भैंस कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जाफराबादी भैंस ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। गुजरात का जो जाफराबाद क्षेत्र है ये इसका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा? जाफराबाद। अब जाफराबाद क्षेत्र कौन सा है? जूनागढ़, याद रख सकते हो आप, जामनगर या काठियावाड़ क्षेत्र के आसपास इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। किस भैंस की नस्ल को एलिचपुरी या बरेली के उपनाम से भी जाना जाता है? टोडा, नागपुरी, नीली रावी, महसाणा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। नागपुरी को एलिचपुरी या बरेली के उपनाम से भी
जाना जाता है। इसका उत्पत्ति नागपुरी जो नस्ल है भैंस की, इसको उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा, नागपुर महाराष्ट्र है। इसकी एक विशेषता याद रखना, जो इसके सींग है वो कंधे तक तलवार नुमा होता है। कैसे होता है, कंधे तक पीछे तक आते हैं, कंधे तक और तलवार नुमा, इसकी विशेषता है, याद रखना। और एक और है, इसकी भैंस में सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो वो भी नागपुरी ऑप्शन होगा। भैंस की सबसे हल्की नस्ल, भैंस की सबसे हल्की नस्ल, हल्की नस्ल कौन सी है, तो नागपुरी ऑप्शन राइट रहेगा। द्विकाजी भेड़ की नस्ल है कच्छी एवं लोही, चौकला, सोनाड़ी, मैरिनो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, कच्छी एवं लोही है वो भेड़ की द्विकाजी नस्ल है। गाय के कौन सी नस्ल को तमिलनाडु का गौरव के रूप में जाना जाता है, कांग्याम, साहिवाल, मालवी, फ्रिजवेल। तो तमिलनाडु का गौरव के रूप में किसी को जाना जाता है, कांग्याम नस्ल की जो गाय है उसको तमिलनाडु का गौरव के कहा जाता है, क्योंकि ये लड़ाकू नस्ल है। कैसी है, लड़ाकू नस्ल है, लड़ाकू नस्ल है। इसके साथ में आप याद रख सकते हो, ये साहिवाल है, इसको लोला के उपनाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, लोला, क्योंकि इसकी चमड़ी होती है वो एकदम लटकी हुई होती है, ढीली ढाली, इसलिए लोला के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रीजवेल याद रख सकते हो आप। जितनी भी संकरित नस्ल है उसमें सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो फ्रीजवेल। संकरित नस्ल में सर्वाधिक दूध, ठीक है, सर्वाधिक दूध कौन देती है, तो फ्रीजवेल नस्ल है, संकरित नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। गाय के कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, गिर, थार पारकर, हरियाणवी या कांकरेज। तो याद रखना इसका क्या ऑप्शन रहेगा, जो थार पारकर नस्ल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। कांग्रेज भी याद रख सकते हो, कांग्रेज भारतीय गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल है। निर्जर्मीकरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट, 300 से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो निर्जर्मीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी याद रखना, इसको 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके तापक्रम पर कब कितने टाइम तक गर्म किया जाता है, तो 30 मिनट तक उसको गर्म किया जाता है, जिससे क्या उसमें जितने भी जीवाणु वगैरह है वो सब मर जाते हैं और निर्जर्मीकृत हो जाता है। फिर उसको भंडारित करके लॉन्ग टाइम तक ठंडे तापमान रखा जा सकता है नॉर्मल। निम्नलिखित में से किस पशु का दुग्ध श्रवण काल सबसे कम दिन का होता है, ऐसा कौन सा पशु है दुग्ध श्रवण काल कम होता है, सुअर, घोड़ी, ऊँटनी, बकरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, सबसे कम दुग्ध काल किसका रहता है, सुअर का रहता है। कितने दिन रहता है, लगभग 21 से 26 दिन रहता है। कितना रहता है, 21 से 26 दिन रहता है। घोड़ी का दुग्ध श्रवण काल कितना रहता है, ये 90 से 180 के दिन। ऊँटनी का 370 से 410 दिन ऊँटनी का दुग्ध श्रवण काल रहता है, और बकरी का 200 से 284 के आसपास रहता है, 200 से 284 के आसपास ये एवरेज है लगभग में। किस विधि से दूध निकालने में अधिक समय लगता है, पूर्ण हस्त, अंगूठा दबाकर, मशीन, चुटकी विधि। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, चुटकी विधि से दूध निकालने में अधिक समय लगता है। ये विधि किसमें अपनाई जाती है, जिसमें छोटे थन है, छोटे पशु है, उसमें अपनाई जाती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध निकालने की विधि कौन सी है, तो पूर्ण हस्त सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, तो पूर्ण हस्त हो जाएगी। अगर मशीन से प्रश्न बना हुआ
कि कौन सी विधि का उपयोग से जो थन है दूध में रक्त आने की संभावना रहती है, तो मशीन से हो जाएगा। और थनैला रोग होने की संभावना सर्वाधिक किस में रहती है, तो अंगूठा दबाकर अगर आप दुग्ध निकालते हो तो थनैला रोग होने की संभावना अधिक रहती है। कौन सा, थनैला रोग। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय सूरत, बीकानेर, बड़ोदरा, आनंद। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 1970, 1 जुलाई 1978, 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1975। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 1 जुलाई 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, पेन चाओ, कर्नल रामनाथ चोपड़ा, मोहम्मद इब्न जकारिया अल राजी, एल मेयर जोन्स। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कर्नल रामनाथ चोपड़ा को भारतीय औषध विज्ञान के रूप में जाना जाता है। दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, पेप्सिन, थाइमोसिन। तो दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन, बी सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, 10, 12, 8 या 15। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, राजस्थान में कितने प्रतिवर्ष पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, तो 10 राज्य स्तर पर पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। घोड़ी का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन, 10 माह 10 दिन, 11 माह 11 दिन, 5 माह 5 दिन। तो घोड़ी का गर्भकाल कितना रहता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, घोड़ी का गर्भकाल 11 माह 11 दिन रहता है। 9 माह 9 दिन किसका है, ये गाय का। 10 माह 10 दिन भैंस का गर्भकाल कितना रहता है, 10 माह 10 दिन रहता है। और 5 माह 5 दिन भेड़ का गर्भकाल रहता है। प्रोजेनी टेस्टिंग है नर सांड के चयन की विधि, घोड़े के चयन की विधि, गाय के चयन की विधि, निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा, प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है, तो नर सांड के चयन की एक विधि है। पशु गणना 2019 थी, संख्या के हिसाब से पशु गणना 2019 में जो हुई थी संपन्न, वो कौन सी है वो बताना है। 17वीं पशु गणना थी, 18वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना। 2019 में हुई थी पशु गणना, वो संख्या के हिसाब से 20वीं पशु गणना थी। और 19वीं 2012 में हुई थी, कब, 2012 में, याद रखना। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, 568 लाख टोटल पशुधन है। गोवंश के पशुओं में होती हैं 9 जोड़ी पसलियाँ, 8 जोड़ी पसलियाँ, 13 जोड़ी पसलियाँ, 12 जोड़ी पसलियाँ। तो गोवंश के पशुओं में क्या होती है, 13 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ होती हैं, याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये पार्ट में आपके साइंस भी है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, आनंद, बीकानेर। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बीकानेर। और ऊंट को राज्य पशुधन श्रेणी का कब घोषित किया गया, तो 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया पशुधन श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक अंडे कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडे उत्पादित होते हैं, इसलिए इसको अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। पुगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्ल है, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़ है, क्या है, भेड़। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, भेड़ की नस्ल है पुगल, जैसलमेरी, चोकला और मारवाड़ी। पश्मीना नस्ल है
भेड़ की, भैंस की, गाय की या बकरी की। तो पश्मीना नस्ल किसकी है? ये बकरी की नस्ल है। या पश्मीना ऑप्शन में आ सकता है। पश्मीना का एक दूसरा भी ऑप्शन है, क्या नाम है? चंगथंगी। चंगथंगी पश्मीना, चंगथंगी ओरिजिनल नाम है। पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। इसके साथ में आप याद रख सकते हो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो लद्दाख, हिमाचल का जो एरिया है आसपास में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चंगथंगी या पश्मीना नस्ल पाई जाती है। इससे पश्मीना ऊन से क्या कश्मीरी शॉल बनाई जाती है, कश्मीरी शॉल बनाई जाती है। यदि ऊंट में 4 स्थायी कृदनक दांत हो तो उम्र होगी 6 वर्ष, 2 वर्ष, 9 वर्ष या 8 वर्ष। ऊंट में 4 स्थायी कृदनक दांत है तो क्या उसकी उम्र रहेगी, आयु कितनी रहेगी? 6 वर्ष रहेगी। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, गिर के जंगल, गुजरात। एक दुधारू नस्ल है। प्रतिजैविक औषधि का उदाहरण है बेरियम क्लोराइड, आयोडीन, लाइसोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो प्रतिजैविक औषधि का उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रतिजैविक है एक। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 1.4 से 2.10%, 1.2 से 1.4%, 0.5 से 1.5% या फोर्थ ऑप्शन है 2.0 से 2.5%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहती है? 0.5 से 1.5% रहती है। जसवंत पशु मेला का आयोजन किस जिले में होता है? कौन सा जसवंत पशु मेला है, उसका आयोजन कहाँ पर होता है? डिस्ट्रिक्ट बताना आपको, हनुमानगढ़, पुष्कर, भरतपुर, झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, भरतपुर में जसवंत पशु मेला आयोजित होता है। इसके साथ में याद रखना हनुमानगढ़ में कौन सा मेला बढ़ता है? गोगा मेडी पशु मेला। कौन सा? गोगा मेडी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो हनुमानगढ़ में। पुष्कर, या तो पुष्कर डायरेक्ट आपको पुष्कर पशु मेला पूछ सकता है या कार्तिक पशु मेला। कौन सा? कार्तिक पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर में, झालावाड़ में, गोमती सागर, गोमती सागर या चंद्रभागा, चंद्रभागा याद रखना। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोगी केंचुआ कौन सा है? आइसिनिया फोइटिडा, फेरेटिडा, एनलॉन्गेटा, डायोजिन, उपरोक्त सभी। तो सर्वाधिक उपयोगी केंचुआ कौन सा? आइसिनिया फोइटिडा है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? ऊंट, भेड़, बकरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन किससे पशु से प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। गायों में स्थायी के मोलर दांत की संख्या होती है 5, 12, 10, 8। तो गायों में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? स्थायी 12 होती है। राजस्थान जीडीपी में पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान है वो बताना आपको। ऑप्शन नंबर 1 10%, ऑप्शन नंबर 2 20%, 30% या 15%। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। कितना योगदान है? 10%। भारतवर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? साहिवाल, मालवी, कांकरेज या नागौरी। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। भारत में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज रहेगा। अगर आपको विदेशी नस्लों में पूछ ले तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन ऑप्शन में आपको राइट करना है। नागौरी नस्ल सबसे अच्छी धारावाहिक नस्ल है। भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सुरती। तो भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सी है? मुर्रा नस्ल है।
इसके साथ में आप याद रख सकते हो इसके उपनाम भी हैं मुर्रा नस्ल के। क्या क्या नाम है? इसको खुंडी, क्या खुंडी या खुड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ब्लैक ब्यूटी। क्यों? एकदम ब्लैक रंग की होती है ये, ब्लैक ब्यूटी। या दिल्ली वाली भैंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। एल्पाइन पशु किस प्रजाति का है? भेड़, खरगोश, बकरी, गाय। तो एल्पाइन पशु है वो एक बकरी की नस्ल है, बकरी की प्रजाति है। ये एल्पाइन विदेशी नस्ल है। कहाँ की? ये फ्रांस में पाई जाती है। कहाँ पर? फ्रांस में पाई जाती है एल्पाइन बकरी की नस्ल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ऑल बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपका अगर कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।